जय हिंद विद्यार्थियों, मेरा नाम अंशुल पांडे। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए विद्यार्थियों, हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। इसके प्रीवियस और क्वेश्चंस लगाने वाले हैं इकोनॉमी विषय के। अर्थ व्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके हम यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे। 2017 से लेकर के 2021 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आज हम हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा आपको वर्तमान पर विशेष ऑफर्स प्रदान किए जा रहे हैं। यह ऑफर जो है 15 तारीख तक वैलिड है। विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर जो है आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं साथ ही प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दोनों में जो है आपको 20% की छूट प्राप्त होने वाली है और यह ऑफर कुछ ही समय के लिए है। आप मेरा प्रोमो कोड S10 का प्रयोग करके इसे परचेज कर सकते हैं। S10 का आप प्रयोग कर सकते हैं और S10 का प्रयोग कर आप इसे परचेज कर सकते हैं और 20% जो छूट मिल रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही MPPSC के अलावा व्यापम और पटवारी कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। MPPB और व्यापम के लिए भी है। इसमें भी आप मेरा कोड S10 का प्रयोग कर सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही जो है MPPSC के लिए 20 टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 10 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और 10 जो है FLTs होने वाली हैं। अगली हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जो आपका PSC प्रीलिम्स का टारगेटेड बैच है अभी जो स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस लगभग 5,000 के आसपास थी, वह आपको जो है विशेष छूट पर यहाँ पर मिल रहा है विद्यार्थियों। यह इसकी जो फीस है मात्र 2,249 रुपये इसकी फीस है। अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में जुट जाइए। आइए विद्यार्थियों, अब हम विषय को प्रारंभ करते हैं। विषय को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले समझते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उन पर बात करेंगे हम आज। और विद्यार्थियों, बहुत जल्द मैं आपके लिए YouTube पर ही भारतीय इतिहास का सेशन मध्य प्रदेश का इतिहास का सेशन लेकर आने वाला हूं। मध्य प्रदेश के इतिहास में मैं आपको रियासतें पढ़ाऊंगा, फिर उसके प्रमुख राजवंश पढ़ने वाले हैं। एक ही क्लास में हम मध्य प्रदेश की रियासतें कंप्लीट करेंगे विद्यार्थियों। तो बहुत जल्दी ये सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि पहले क्वेश्चन में हम यदि बात करते हैं विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था। तो विद्यार्थी, इसका गठन किया गया था 18 दिसंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। अब यदि हम बात कर लेते हैं भैया यह है क्या, इसकी बात कर लेते हैं DMEO है क्या। तो नीति आयोग के तहत अधीन ही, एक प्रकार से देखा जाए तो अधीन ही एक समिति के रूप में इसका गठन किया गया है। ठीक है, और किसका गठन किया गया है, आपका DMEO का गठन किया गया और इसका गठन किया गया है 15 दिसंबर 2015 को। अब इसका जो कार्य है या निर्देशक कौन होता है, इसके निर्देशक जो होते हैं वह आपके महानिरीक्षक कहलाते हैं। याद रखिएगा, महानिर्देशक कहलाते हैं। महानिर्देशक कहलाते हैं जो कि इसके प्रबंधन का कार्य किया करते हैं। तो इसके प्रबंधन का कार्य किया जाते हैं। अब यह गठित क्यों की गई है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो भी सरकार की पहले हैं या योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ये जो है एक प्रकार से देखा जाए निगरानी और मूल्यांकन करता है। याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, निगरानी या मूल्यांकन करने हेतु जो है आपके इसका
गठन किया गया है। इसका जो निर्देशन कौन करते हैं? महानिर्देशक करते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो भी सरकार की योजनाएं या पहल आ रही हैं वह किस प्रकार लागू हो रही हैं, किस हद तक जो है उसका एक प्रकार से देखा जाए कि क्रियान्वयन चल रहा है, साथ ही सारी चीज़ों पर यह जो है एक निगरानी रखती है, साथ ही उसका मूल्यांकन भी करती है यह संस्था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर IMF राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के आधार पर माना गया है। तो उस टाइम पर जो है रिपोर्ट, यदि जब हम IMF की बात करते हैं तो IMF रिपोर्ट ने कहा कि लगभग 11% के आसपास यह डाटा रहने वाला है। ठीक है, तो IMF की बारे में भी थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं कि IMF होता क्या है। तो IMF पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो अभिसंकल्पना है, अभिसंकल्पना की यदि हम बात करते हैं तो यह भी अभिसंकल्पना जो है आपकी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था 1944 में। इस आयोजन में ही कहा गया कि IMF जैसी एक संस्था जो है वह स्थापित की जानी चाहिए। इसके बाद इसकी जो स्थापना है वह स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। और साथ ही यदि हम इसके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं इसके सदस्य देश कितने हैं। तो इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश जो हैं वो हैं आपके 189। तो 189 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ये अपने सदस्य देशों को ही विशेष प्रावधान करता है, लोन उपलब्ध कराता है। साथ ही यदि देखा जाए तो जितने भी देश हैं भुगतान संतुलन का जो डाटा तैयार करते हैं आपके IMF के अनुसार ही करते हैं, IMF की गाइडलाइन के अनुसार ही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगले प्रश्न में देखते हैं कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो योजना है वह कब प्रारंभ की गई थी। तो मिड डे मील योजना की यदि हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने तो वर्ष 1995 मिड डे मील चालू किया था। अब इसकी शुरुआत सबसे पहले यदि बात करें हम सर्वप्रथम किस राज्य ने इसको लागू किया था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य जो है सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभ किया गया था 1963 के लगभग। ठीक है, लगभग जो है आपके 1963 के आसपास तमिलनाडु ने जो है सर्वप्रथम मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया था। वहीं यदि हम बात करते हैं भारत सरकार की तो भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया था 1995 में। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें जो भी आंगनबाड़ी वगैरह जो स्कूल वगैरह यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, भोज्य पदार्थ जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, पका हुआ भोजन दिया जाता है। प्रारंभ में यहाँ पर दलिया दिया जाता था, खिचड़ी दी जाती थी, वर्तमान पे अब संपूर्ण भोजन यहाँ पर दिया जाता है। तो याद रखिएगा मध्याह्न भोजन भारत सरकार ने 1995 में चालू किया। भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में आया था। साथ ही यदि हम बात कर लें वर्तमान पे आपके इसका नाम जो है मिड डे मील मध्याह्न भोजन का जो नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना जो है इसका नाम कर दिया गया है। पोषण मिशन योजना के नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसका जो नया नाम है
वह नया नाम क्या है बेटा? इनका नया नाम वर्तमान पे पीएम पोषण मिशन योजना है। साथ ही नया नाम परिवर्तित किया गया है वर्ष 2021 में। 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो नवीन नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना इसका वर्तमान नाम है। सबसे पहले तमिलनाडु में राज्य में चालू हुआ था भारत सरकार में, और साथ ही अब यह किसके अधीन चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है, याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन कार्यरत है। यह अधीन कार्यरत है, याद रखिएगा, ठीक है, कि आपके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन कार्यरत है। यह प्रश्न भी पूछा गया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में कब आया है? वर्ष 2013 में आया है। इसका उद्देश्य है जन जन तक खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित होना, जिसमें आपने देखा होगा जो गेहूं, चावल और मोटा अनाज सस्ती दरों पर 2 रुपये, 3 रुपये और 1 रुपये किलो प्रति मिलता है, वह किस माध्यम से है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से। और यह एक प्रकार से देखा जाए लोक वितरण प्रणाली के अधीन ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत कितना था? तो याद रखिएगा इसका उत्तर आता है 31.15%। यदि हम बात करते हैं 2001 की, तो 2001 में जो है यह आपका 21% के आसपास था, जो बढ़कर के कितना हो गया है? 31% के आसपास। अर्थात नगरीय जो जनसंख्या है वह निरंतर क्या होती जा रही है बच्चों? बढ़ती जा रही है। निरंतर क्या होती जा रही है? बढ़ती जो जा रही है। पहले देख रहे हैं हम कि लगभग 27% के आसपास था, जो बढ़कर के कितना पहुंच गया? 21% के आसपास नगरीय जनसंख्या पहुंच गई है। तो निरंतर ग्रामीण जनसंख्या कम होती जा रही है क्योंकि इनका पलायन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें नगरीय जनसंख्या अधिक देखने को मिल रही है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा पहले तो यह योजना कब चालू की गई थी? तो यह योजना चालू की गई थी 2005 में 12 अप्रैल को। याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को यह प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो यह प्रारंभ की गई है 2005 12 अप्रैल को। साथ ही यदि हम बात की जाए इसमें जो है प्रमुख जो है इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अर्थात उत्तर ए हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2005 में 12 अप्रैल को प्रारंभ की गई थी। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। 2020 तक का डाटा पूछा गया था यहाँ पर। याद रखिएगा विद्यार्थियों, जो महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों का सृजन जो है वर्ष 2009 में किया गया। वर्ष 2009 में इसका सृजन किया गया। साथ ही यदि हम बात करते हैं इसमें कुछ प्रावधान हैं कि वही कंपनी जो नवरत्न कंपनी बन सकती हैं, महारत्न बन सकती हैं, जो पहले नवरत्न कंपनी रही हों। नवरत्न कंपनी ही क्या बन सकती हैं? महारत्न कंपनी बन सकती हैं। और भी है कि वार्षिक जो लाभ हो रहा है वह आपका लगभग 2500 करोड़ से अधिक का हो रहा हो, लगभग आपका 20,000 करोड़ से अधिक का जो है इनकी यूनिट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ अन्य प्रावधान भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा महारत्न में कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं थी? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यह शामिल था। इसके अलावा आपका कोल इंडिया लिमिटेड भी शामिल था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है। इसके अलावा केबल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है आपका महारत्न कंपनियों में शामिल नहीं है। अर्थात उत्तर डी हमारा यहाँ पर सही है।
चलिए अब अगले प्रश्न को की ओर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि वित्त क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा की जाती है। तो यह जो है एक प्रकार से देखा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आपका डिप्टी जो है इनके द्वारा, और साथ ही यदि बात की जाए भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की जाती है। अर्थात उत्तर भी हमारा यहाँ पर सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, साथ ही भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं, इनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। अब यदि हम बात करते हैं कि यह जो मूल्यांकन समिति है, वास्तव में देखा जाए वित्तीय क्षेत्र में जो भी मूल्यांकन किए जाते हैं, मूल्यांकन करना होता है वित्तीय क्षेत्र का, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना वास्तव में किसके द्वारा की गई थी बेटा? आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना उस दौरान की गई थी। तो यहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक्चुअली यह जो प्रश्न आया था वह करंट से रिलेटेड होकर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मुख्य रूप से, ठीक है, क्योंकि इसकी उस टाइम पे यह थोड़ा समिति चर्चा में भी आई थी। और इसकी स्थापना पे यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। तो वर्ष 2006 में इसकी स्थापना भी की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों की 23 फरवरी 2018 को ही जो है आपको इसको पेश किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर एक मंत्रालय है आपका कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो वास्तव में वाणिज्य एवं आपका उद्योग मंत्रालय है, इसके अधीन ही यदि हम बात करते हैं विदेश व्यापार नीति संबंधित है। एक्चुअली इसका एक सब रूप में एक कमेटी काम करती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, जो कि जितने भी विदेशी व्यापार होते हैं इन विदेशी व्यापारों पर व्यापारों को बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं। साथ ही विदेश नीति को लागू करने के लिए किस प्रकार से लागू की जाएगी, क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, उस सभी पर यह काम करती है। यह वास्तव में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब याद रखिएगा बंद अर्थव्यवस्था होती क्या है। ये कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं तो हम उसको जो है फैक्चुअल रूप में ही देखने वाले हैं, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है उनको हम कॉन्सेप्ट के रूप में ही यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था का आशय यह होता है ना ही आयात हो, पहला पॉइंट होता है ना आयात हो, ना ही क्या हो बेटा निर्यात हो, नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, और साथ ही तीसरा पॉइंट यह होता है नो एफडीआई, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी ना हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है बेटा? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब ना देखा जाए तो मोस्टली ना किसी देश से आयात करेंगे, ना ही किसी पे निर्यात करेंगे, ना विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ कर निवेश करेगा, ना हमारे यहाँ के व्यक्ति अन्य देश में जाकर के निवेश करेंगे। ऐसी में ही क्या कहलाती है? यह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। वर्तमान पर कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, लगभग सभी लोगों ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया है, क्योंकि अब बंद अर्थव्यवस्था वर्तमान पर कोई देश हो भी नहीं सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देखा जाए कि अब हमारी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, हम अन्य देशों पर डिपेंडेंट हैं। तो अन्य देशों पर डिपेंडेंसी होने के कारण हम क्या कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकते, सभी देशों ने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई है। साथ ही एक बात और है कि जो भी देश आपके IMF के मेंबर हैं, IMF के मेंबर है, कितने मेंबर है बताया था? 189 करीब मेंबर्स हैं, देश हैं। यह देश जो है खुली अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वह अपनी नहीं रख सकते हैं। यह प्रावधान है IMF का कि वो क्या नहीं कर सकते हैं? अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था नहीं रख सकते हैं। इनको अपने क्या करना होगा? खुली अर्थव्यवस्था को
अपनाना होगा, यह बात की गई थी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक फैक्चुअल चीज़ है कि जब बंद अर्थव्यवस्था होता है तो आपका एनडीपी, सॉरी, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी के, है ना। आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वह जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब नेशनल तो है ही नहीं ना बेटा, क्योंकि ना आयात हो रहा है ना निर्यात, ना या फिर एफडीआई देखा जाए तो कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के तो उत्पादन कर ही नहीं रहा। और हम यहाँ पे जीएनबी में क्या देखते हैं कि विदेशों में और भारत में के अंदर या किसी देश के अंदर जो है उस देश के नागरिकों द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, और जीडीपी में क्या देखते हैं, देश के अंदर जो उत्पादन किया जा रहा है। अब बाहर तो उत्पादन हो ही नहीं रहा है, केवल देश के अंदर टेरिटरी के अंदर हो रहा है उत्पादन, केवल अंदर हो रहा है। तब यहां पर जीएनपी बराबर जीडीपी होता है जब कोई बंद अर्थव्यवस्था होती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ये एक प्रकार से देखा जाए 2012 से 2017 तक जो है इसकी अवधि मानी जाती है या रही है। और इसमें जो है हमने समावेशी विकास पर प्राथमिकता दी थी, समावेशी विकास को हमने यहाँ पे मूल प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़े थे। अब पंचवर्षीय योजना क्या थी, अब हमें आज़ादी के बाद आर्थिक नियोजन अपनाना था। आर्थिक नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन अपनाना था। अब आर्थिक नियोजन जो है क्या कहलाता है, जब किसी अर्थव्यवस्था द्वारा यानी किसी अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी, यानी देखा जाए किसी देश या अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए जो भी काम करेंगे। ऑब्वियस सी बात, हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा खराब थी आज़ादी के जस्ट बाद, आज़ादी के समय। तो अब हमें अर्थव्यवस्था को अच्छा करना था, तो उसके लिए जो भी हम कदम उठाएंगे वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए उस दौरान पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा कृषि को अच्छा करना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा दूसरे में उद्योग को अच्छा करने की बात की। तीसरी पंचवर्षीय में उद्योग और कृषि दोनों को अच्छा करने की बात की। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने आत्मनिर्भर बनने की बात की। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने गरीबी उन्मूलन की बात की। छठवीं में हमने रोजगार सृजन की बात की। इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति की। लेकिन जब हम थोड़ा सा डेवलप हो गए, याद रखिएगा, थोड़ा सा हम क्या हो गए, डेवलप हो गए, तो डेवलप होने के बाद अब हम एक एक चीज को नहीं, सारी पूरी अर्थव्यवस्था को अच्छा करेंगे। अब इसलिए हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें आर्थिक नियोजन के लिए समावेशी विकास अपनाया। समावेशी विकास अपनाया। तो याद रखिएगा समावेशी विकास होता क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाता है समावेशी विकास। समावेशी विकास में वास्तव में देखा जाए क्या है कि जब हम सभी क्षेत्रों, यानी कि देखा जाए कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, साथ ही आपका मेडिकल यानी कि चिकित्सा क्षेत्र, सारे क्षेत्रों का एक साथ विकास करते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी लोगों को साथ में लेकर के सबके विकास की बात करते हैं, तो वह समावेशी विकास कहलाता है। ठीक है, आइए विद्यार्थियों आगे समझते हैं। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल क्या था अपना, 2012 से 2017 के मध्य था। और भारत में पंचवर्षीय योजना चालू होती है 1951 से। तो पहली वाली जो चली थी 1951 से लेकर 56 के मध्य चली थी। अब अगली बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर बनते हैं। इंडिया विजन 2020 जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपके एसपी गुप्ता समिति जो है इसके द्वारा ही जो है आपका विजन 2020 लाया गया था, जो कि एक प्रकार से देखा जाए डेवलपमेंट के लिए था। किस प्रकार अब हमें 2020 तक किस प्रकार से हमें जो है अब विकास करना है, तो उसकी बात वहां पर की गई थी। अब अगली बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अब यदि बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, तो यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल विकसित देशों को करता है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। बिल्कुल सही। थोड़ी देर पहले जब हमने आईएमएफ की बात की थी तो हमने देखा था इसके सदस्य संख्या जो है कितनी है, आपका 189 है। और ये जो है अपने सदस्य देशों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है।
ठीक है, तो हमारा जो है ए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक शेयर बाजार से संदर्भ जो है नहीं रखता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? एक प्रकार का इंडेक्स है बच्चे, ठीक है। शेयर सूचकांक है एक प्रकार का, शेयर सूचकांक है सेंसेक्स। और यह शेयर सूचकांक किसका है? तो यदि बात की जाए तो यह बीएसई का है, याद रखना, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएसई का ही एक संवेदी सूचकांक कहा जाता है इसको। भारत के शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स ही माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इसमें भारत की लगभग 30 बड़ी औद्योगिक कंपनी है, औद्योगिक कंपनियों का यहाँ पर एक प्रकार से हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर डाटा जारी किया जाता है कि कौन से उद्योग या कौन सी कंपनी के शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, वह किसमें बताया जाता है? इंडेक्स में। और यह इंडेक्स किसका है? सेंसेक्स इंडेक्स है बीएसई का। अगली बात कर लेते हैं, बीएसई क्या है। अब बीएसई क्या है? एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्या है? एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। यह एशिया का पहला था, एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1875 में हुई है। अब इसका नाम परिवर्तन बार बार होता रहा है। पहले इसका नाम जो है दलाल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई इसका नाम हो गया। फिर बाद में पुनः इसका नाम परिवर्तित किया गया और फिर इसका नाम हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यह नाम परिवर्तन कब हुआ? नाम कब रखा गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2002 में रखा गया। और साथ ही यदि एक और बात कर लेते हैं कि इन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कब से चालू की थी? 1995 से जो है इन्होंने 1995 से इन्होंने क्या किया था? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रारंभ कर दी थी। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा निफ्टी की बात कर लेते हैं तो यह भी एक प्रकार का क्या है बेटा? इंडेक्स है, याद रखिएगा, यह भी क्या है? एक प्रकार का इंडेक्स है। और किसका है ये? एनएसई का है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यह इंडेक्स माना जाता है, ठीक। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं जो एनएसई है, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में की गई थी और इसके लिए सिफारिश की थी फेरवानी कमेटी ने, फेरवानी कमेटी द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था, तो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए ही बीएसई की स्थापना की गई थी और 1992 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी सिफारिश की थी फिरवानी कमेटी ने, जो कि 1991 की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिरवानी कमेटी से एनएसई की स्थापना की गई है। अच्छा, एनएसई चाहे बीएसई, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है, ठीक है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में इनका मुख्यालय है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इनका भी मुंबई है और हेडक्वार्टर जो है बीएसई का भी कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो हमने देखा कि सेंसेक्स भी जो है शेयर मार्केट संबंधित है, आपका बीएसई भी शेयर मार्केट संबंधित है, निफ्टी भी शेयर मार्केट संबंधित है। केवल जो है सेप्ट जो है वो इससे संबंधित नहीं है, तो उत्तर डी हमारा यहाँ पर निकल के आया। तो ये समरी हमने इसलिए समझी थी कि हम समझ सकें कि वास्तव में ये तीनों टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट से संबंधित हैं या नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक वर्तमान पे कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले बैंक ऑफ आपका बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है एक और बैंक बना, बैंक ऑफ मुंबई। इसके बाद एक और बैंक बना, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इसके बाद इन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बनाया गया। हम बैंकिंग में पढ़ेंगे यहाँ पे कि आपके 1806 में इसकी स्थापना हुई है, फिर इसकी 1840 में जो है 1840 में इसकी स्थापना की दी गई थी और 1800
1943 के आसपास जो है इसकी स्थापना की गई। बाद में यदि हम बात करते हैं तो एक अलग बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही इन तीनों बैंकों को प्रारंभ में करेंसी जारी करने का अधिकार भी था, याद रखिएगा। 1860 में इनको करेंसी जारी करने का, नोट जारी करने का अधिकार भी मिल गया था। बाद में इन तीनों को मिलाकर के एक इंपीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है। और इंपीरियल बैंक का जो है जब राष्ट्रीयकरण किया गया, किसके रूप में, एसबीआई के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष 1955 में। अब एसबीआई जो है इसकी स्थापना, इंपीरियल को राष्ट्रीयकरण करने के लिए यहाँ पे एक कमेटी आई थी, एडी गोरेवाला समिति, एडी गोरेवाला समिति, इंपॉर्टेंट समिति है, याद रखिएगा। एडी गोरेवाला समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा एसबीआई की स्थापना से एडी गोरेवाला समिति का संबंध है, ठीक है। नाबार्ड जो है एक प्रकार से देखा जाए तो विकास बैंक है बेटा, और इसका मूल उद्देश्य जो है, मूल उद्देश्य जो है वो किस प्रकार है, इसका मूल उद्देश्य यदि हम बात करते हैं नाबार्ड का, तो कृषि क्षेत्र को जो करना, उन्नत करना या बढ़ाना ही इसका मूल उद्देश्य माना जाता है नाबार्ड का। तो एक प्रकार का है विकास बैंक है, याद रखिएगा। एक प्रकार कैसा है, यह विकास बैंक है और उद्देश्य है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब आईसीआईसीआई की बात कर लेते हैं, तो यह एक प्रकार का क्या है, निजी बैंक है, निजी बैंक है यह। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जब आपका पहला चरण स्टार्ट होता है प्राइवेटाइजेशन बैंकों का, या देखा जाए तो प्राइवेट बैंकों के उदय की बात करने वाले हैं, नरसिम्हन कमेटी 1992 में आपकी नरसिम्हन कमेटी आई। उसके बाद ही आपका जो है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना उस दौरान की गई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वास्तव में यदि बात की जाए तो यह एक प्रकार का राष्ट्रीयकृत बैंक है, और ये समझ लीजिए बेटा ये राष्ट्रीयकृत है। लेकिन आपका जो एसबीआई है, एसबीआई जो है कैसा है, यह गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, याद रखिएगा। यह कैसा है, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है आपका एसबीआई। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैसा है, राष्ट्रीयकृत बैंक। आईसीआईसी निजी बैंक है, और नाबार्ड जो एक प्रकार का विकास बैंक है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया। अच्छा, शुरुआत में बेटा याद रखिएगा 2005 में आपको इसको लाया गया, लेकिन इसका नाम उस टाइम पे नरेगा हुआ करता था, नरेगा हुआ करता था। बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया 2009 में, और इसको मनरेगा के नाम से जाना गया, मनरेगा के नाम से इसको जाना गया। अब इस योजना में देखा जाए तो अनिवार्य 100 दिन 100 डेज का जो है रोजगार की यहाँ पर बात की गई है कि जिनके पास रोजगार नहीं है उनको अनिवार्य 100 दिन का रोजगार जो है दिया जाएगा। उसके लिए आपके मनरेगा को लाया गया था, ठीक है। मनरेगा नाम कब रखा गया, 2009 में, लेकिन यह नरेगा के रूप में कब चालू हो गया था, 2005 में इसका प्रारंभ हो चुका था। चलिए अब अगली इसी में बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 100 डेज को बढ़ाने वाला व्यक्ति, यानी कि 50 और बढ़ा दिया था, कौन से राज्य है जिसने जो है लगभग 150 डेज जो है उसके रोजगार की बात की गई थी, 150 दिन तक जो है अनिवार्य रोजगार देगा। वह राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र राज्य था प्रारंभ में, जिसने पहला राज्य था जिसने जो है ना 100 दिन से बढ़ा करके जो है रोजगार दिवस कितने कर दिए थे, आपके 150 दिन कर दिए थे, ठीक है। तो अनिवार्य 100 दिन के रोजगार के लिए मनरेगा लाई गई है। और भी कुछ प्रबंध हैं इसमें कि यदि आपके घर से या गांव से वह साइट दूर है जहां पर आपको कार्य दिया जा रहा है, तो यहाँ पर यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा नरेगा 2005 में आई, इसका नाम मनरेगा हो गया आपका 2009 में, और सबसे ज़्यादा रोजगार डेज सबसे पहले देने वाला तमिलनाडु राज्य था। इसने 100 दिन बढ़ाकर कितना कर दिया था, 150 कर दिया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखिए भारत में 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा 2 बार हुआ है। एक बार जो है हुआ था 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथ ही यदि हम बात करते हैं अगला 1980 में हुआ। 1980 में लगभग 6 बैंकों का, याद रखिएगा
6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो 2 बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो यदि हम बात करें 14 बैंकों का कहाँ पर हुआ था, 1969 में हुआ था। अब ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों कि जब सरकार जो है निजी बैंकों को सरकारी बैंक घोषित कर देती है और उनको मुआवजा के रूप में कुछ पैसा देती है, यानी कि अधिग्रहण कानून के तहत, याद रखिएगा, अधिग्रहण कानून के तहत जब बैंकों को, निजी बैंकों को गवर्नमेंट अपने में मिलाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, आपका राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। चलिए, साथ ही यदि हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक करने की आवश्यकता क्यों थी, सारे प्राइवेट बैंक, लगभग सभी प्राइवेट बैंकों को क्या कर दिया गया था, सरकारी या सार्वजनिक बैंक बना दिया गया था। क्या ही कारण था, तो समझिएगा, प्रारंभ में राष्ट्रीयकरण के पहले बैंक जो है केवल बड़े बड़े शहरों में स्थापित हुआ करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थे। तो सरकार चाह रही थी कि अब इनका वित्तीय समावेशन किया जाए, मतलब गांव-गांव में जो है या हर क्षेत्र में, हर जिले में जो है बैंक की शाखाएं होनी चाहिए। जन जन जो है वित्तीय क्षेत्र से जुड़ना चाहिए, यानी बैंकिंग सेक्टर से सभी लोग जुड़ने चाहिए, उसके लिए सरकार चाहती थी। लेकिन प्रारंभ में बैंकों का योगदान ना तो कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा था, हाँ उद्योग क्षेत्र पे था, लेकिन बड़े बड़े उद्योगियों के लिए, वह कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या छोटे उद्योगों के लिए यहाँ पर अभी तक कोई भी योगदान नहीं दे रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने लगभग सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर लिया था। ठीक है, मूल उद्देश्य यही था, वित्तीय समावेशन। तो राष्ट्रीयकरण किस लिए किया गया था, वित्तीय समावेशन के लिए किया गया था, और 2 बार किया गया है, याद रखिएगा। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए, इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। विद्यार्थियों, बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए जो है मध्य प्रदेश के इतिहास पर सीरीज़ लाने वाला हूं। इसमें हम सबसे पहले रियासतें पढ़ेंगे। रियासतों में एक ही क्लास में सारी रियासतें मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। फिर प्रमुख राजवंश और जो मध्य प्रदेश में आंदोलन हुए हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज के लिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।